मॉर्निंग बच्चों। निकाल जी 9th क्लास की हिंदी की बुक लेसन फर्स्ट कबीरदास जी का काव्य खंड चल रहा है अपना। इसके अंदर देखिए हमने 2-3 लाइनों की कल बात कर ली थी कबीरदास जी की कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, उनकी मृत्यु कहाँ और कब हुई थी। ठीक है, इस प्रकार से हमने कबीरदास जी के बारे में देख लिया था। आगे देखिए इसमें भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। भक्तिकालीन निर्गुण संत कबीरदास जी निर्गुण संत भक्तिकालीन निर्गुण उपासक थे। परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। इनकी रचनाएं किसमें संग्रहित है? कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। लेकिन प्रामाणिक किसको माना जाता है? बीजक को प्रामाणिक माना जाता है। वैसे तो इनकी रचनाएं कबीर ग्रंथावली के नाम से संग्रहित मानी गई है, लेकिन कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का जो संग्रह हुआ है उसको बीजक ही प्रमाणित किया गया है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं और कुछ रचनाएं किसमें है? गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है, लिखी हुई मिलेगी आपको। कबीर अत्यंत उदार भाव के थे, निर्भयी थे तथा सदगृहस्थ संत थे। मतलब उन्होंने अपना गृहस्थी जीवन भी अच्छे से बिताया था। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्म कांड का खंडन किया है। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाला, किसमें विश्वास रखते हैं कबीरदास जी? राम और रहीम की एकता में विश्वास रखते हैं। ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड, इस दुनिया में जो भेदभाव हो रहे हैं, जो पाखंड हो रहे हैं, जो पाप हो रहे हैं, जो कर्मों का उल्लंघन कर रहे हैं, गलत कुकर्म कर रहे हैं, तो उनका खंडन करने के लिए बताया गया है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक, सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। उन्होंने अपने धार्मिक और सामाजिक भेदभाव की, जो धर्म के रूप में भेदभाव होता है, जो समाज के रूप में भेदभाव होता है, उनके ऊपर उन्होंने कल्पनाएं की है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। किसकी हुई है? ईश्वर प्रेम की, ज्ञान की, वैराग्य की, गुरु भक्ति की, सत्संगी और साधु की महिमा के साथ साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति इनके काव्यों में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मक शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। जन भाषा के निकट, वह लोगों के बीच में रहते थे, उनकी भाषाओं को समझते थे, तो उनकी भाषाओं में ही कबीरदास जी ने अनेक काव्य लिखे हैं ताकि वह पढ़ने वालों को सरल लगे, ताकि वह अच्छे से समझ सके। तो सरल भाषा में व्यक्त की गई है। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, इनके द्वारा जो संकलित जो साखी है, जो अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर, उन साखियों में प्रेम का महत्व बताया गया है, संत के लक्षण बताए गए हैं, ज्ञान की महिमा बताई गई है, ब्रह्म आडंबरों का विरोध किया गया है, आदि भावों का उल्लेख हुआ है। ब्रह्म आडंबर जो अंधविश्वास रखते हैं उनके लिए भी उनमें उल्लेख किया गया है। पहले शब्द यानी जो पद है उनमें ब्रह्म आडंबरों का विरोध एवं जो पहला पद है उसके अंदर क्या बताया गया है? जो ब्रह्म आडंबर है, जो अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं, उनका विरोध किया गया है एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत दिया है कि हमारे अंदर ही ईश्वर निवास करते हैं। दूसरों पर आपको विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं की आत्मा में ही, स्वयं के अंदर ही ईश्वर निवास करते हैं। ऐसा संकेत कबीरदास जी ने साखियों में दिया है। तो दूसरे शब्द में यानी दूसरे पद में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया है और दूसरी साखी में क्या किया गया है? ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान का महत्व बताया गया है।
मोह माया है उनसे हम दूर हो जाते हैं, पापों को करने से हम बचते हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति करना आवश्यक बताया गया है। इसमें जब हम ये साखी स्टार्ट करेंगे, इससे पहले आपको मैं सप्रसंग और व्याख्या करना विशेष किस प्रकार से आपको, जैसे आपके पास है मान सरोवर, स्टार्टिंग करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि व्याख्या को किस प्रकार से करनी है। जब भी आप एग्जाम के अंदर करोगे या अपनी नोटबुक में करोगे तो किस प्रकार से करना है आपको। मान सरोवर, जितने पद की आपको व्याख्या करनी है, तो व्याख्या करने के लिए आपको पहले लिखना है उस लाइन का, उस पद्य का पहला शब्द लिखना है मान सरोवर सुभर। मान सरोवर सुभर, इतना लिखने के बाद आप डैश डैश लगाओगे, ठीक है। और कहाँ तक करना है, जितना आपको व्याख्या करनी है तो वहां तक आपको लिख देना है। जहां से स्टार्ट करना है तो स्टार्टिंग में आपको इतना लिख देना है। उसके बाद में क्या करना है, जैसे हमने ये दो लाइनें ली हैं, इन दोनों लाइनों में सबसे पहले मैंने लिख ही दिया, और जहां तक करना है दूसरी लाइन का अंत क्या है, अनत अनत न जाही, अनत न जाही, यहाँ तक आपको करना है। तो बीच में आपको क्या करना है, यहाँ डैश डैश लगाना है ताकि पता लगे कि आपको कहाँ से कहाँ तक व्याख्या करनी है। मान सरोवर सुभर, ये दोनों लाइनों की आपको व्याख्या करनी है। तो दोनों लाइनों की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले पद की पहला शब्द आ जाएगा, और अंत में जहां तक आप लिख रहे हो, जहां तक इसकी व्याख्या करनी है, उसका अंतिम शब्द आप लिख दोगे, ताकि पता रहेगा कि आपने यहाँ से यहाँ तक व्याख्या की है, ठीक है। उसके बाद में आपको करना है सप्रसंग, चाहो तो आप सप्रसंग लिख सकते हो। इसके अंदर संदर्भ और प्रसंग दोनों आ जाएंगे, संदर्भ और प्रसंग दोनों आ जाएंगे। जैसे संदर्भ में तो आता है, अलग अलग करते हैं तो ऐसे आ जाएगा संदर्भ, पहला पॉइंट तो आता है संदर्भ। उसके बाद आप करोगे प्रसंग, और उसके बाद में करोगे व्याख्या, और फिर आ जाएगा विशेष। तो पहले आप इन तीनों के बारे में समझो। संदर्भ के अंदर तो आता है ये किससे लिया गया है, कौन से लेसन से लिया गया है, कौन इसका कवि है, तो उसके बारे में आप बताओगे, ठीक है। कौन सी बुक से लिया गया है, कौन से लेसन से लिया गया है, और लेसन का नाम क्या है, कवि का नाम क्या है, वो आ जाएगा आपके संदर्भ के अंदर, ठीक है। फिर आता है प्रसंग, प्रसंग के अंदर आता है कि इस पद के अंदर आपको क्या बताना है, मेन पॉइंट आपको इनमें से निकालना है कि इस लाइन के अंदर, इन दोनों लाइनों के अंदर मोस्ट क्या है, मतलब क्या ये कहना चाहता है, ये दोनों लाइनें क्या बताना चाहती हैं, किसके बारे में बताना चाहती है। तो ब्रह्म आडंबर के बारे में बता रही है। तो आप इस प्रकार से इसकी एक लाइन लिखोगे प्रसंग के अंदर, कवि कहना चाहता है, सबसे पहले लिखोगे कवि कहना चाहता है या कवि कहता है कि, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रसंग में स्टार्ट करोगे, कवि कहता है कि, या कवि कहना चाहता है कि। उसके बाद में इसके अंदर पद के अंदर जो भी आपको मेन शब्द लगता है, मेन वाक्य लगता है कि इसके अंदर ये बताया जा रहा है, तो उसके अंदर आप प्रसंग के अंदर लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आता है व्याख्या। तो व्याख्या के अंदर क्या करना है, आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको व्याख्या करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको व्याख्या करनी है, मतलब इन दोनों लाइनों की आपको व्याख्या करनी है, इसका अर्थ बताना है कि वह इसमें क्या बता रहा है। और विशेष के अंदर आ जाएगा व्याकरण संबंधी बातें, कि इसके अंदर कौन सा अलंकार है, अलंकार आ रहा है तो अलंकार बता देना, यह सरल है, सुबोध है, सुंदर है, जो भी आपको लगता है। तो व्याकरण की दृष्टि से इसके अंदर आपको जो भी दिखाया जाता है कि ये संधि है, ये समास है, जो भी आपको लगता है, जो उचित लगता है, वो आपके विशेष के अंदर आ जाएगा। और इसमें विशेष बात क्या कही जा रही है, जो आपको सबसे अच्छी लगी वो लाइन भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। समझ में आ गई बात। तो इसके अंदर मैंने ये सप्रसंग लिखा है, सप्रसंग के अंदर संदर्भ और प्रसंग दोनों आ जाएंगे। यदि आप शॉर्ट में करना चाहते हो तो संदर्भ और प्रसंग दोनों क्या हो जाएंगे, साथ में आ जाएंगे। तो इसमें कवि का परिचय, पाठ का परिचय, मतलब इस पद्य का परिचय हो जाएगा कि कौन सी बुक से लिया गया है, कौन से लेसन से लिया गया है, कौन से कवि के द्वारा लिया गया है, और इसके अंदर क्या बताया जा रहा है, तो वो पूरा इस प्रसंग में आ जाएगा। इन दोनों की जगह ये एक भी आप कर सकते हो, और दोनों को अलग अलग करोगे ना तो दोनों में अलग अलग
आपकी विशेष। ये तीनों मैंने आपको अच्छे से बता दी है किस प्रकार से करना है। चाहो तो इन दोनों को अलग अलग कर सकते हो, दोनों को एक साथ करने के लिए सब प्रसंग लगा देना। जो मैंने बातें बताई इसमें आ जाएगी दोनों बातें। अगर अलग अलग करना चाहते हो तो कवि के बारे इसमें पद्य के बारे में इसमें बता देना, और पद्य में कहना क्या चाह रहा है वो इसके अंदर बता देना, और अर्थ इसके अंदर बताना है। विशेष के अंदर जो सबसे अच्छी लाइन आपको लगी या तो वो लिख देना, और व्याकरण की दृष्टि से करना चाहो इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा समास है, कौन सी संधि है। ठीक है, तो कल हम इसकी व्याख्या करेंगे, सलाह करेंगे, जैसे बताऊंगी वैसे आपको करते जाना है। और ये कई भी परिचय जो मैंने आज आपको पढ़ाया है इसको अच्छे से समझना भी हो, अपनी नोटबुक में भी आपको करना है।